देश भर में जो भी ये अभियान चलाए जाते हैं, जो भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और बहुत सराहनीय कदम भी माने जाते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है, तभी इसका डट के सामना किया जा सकता है और प्रिवेंशन भी होगी, साथ ही उससे बचाव होगा ही। खैर, आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं कि कैंसर के प्रति जागरूकता कैसे हम बढ़ाएं। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की और प्रोस्टेट कैंसर की, तो इनमें किस तरीके की सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर सारिका गुप्ता का। नमस्कार। आप रोबोटिक गायने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोहिणी, दिल्ली से। तो डॉक्टर सारिका, पहले आपसे शुरू करेंगे। इस महीने की पहली तारीख को जब वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया तो उसमें हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर थी कि 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है और इस एज ग्रुप को ये वैक्सीन देना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सर्विक्स कैंसर इंडिया भारत में जो महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और सभी बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सालों से जो हम चाह रहे थे कि वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड हो जाए और जो इंडिया जो है 25% सर्विक्स कैंसर का बर्डन पूरे वर्ल्ड का जो 25% सर्विक्स कैंसर इंडिया में होता है और वो इसी वजह से था कि यहाँ पर प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं क्योंकि लो रिसोर्स सेटिंग्स हैं और हम वैक्सीन यूज़ नहीं करते थे। अब 9 से 14 साल की लड़कियों को ही ये लगाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि एक तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है अगर कम उम्र के लोगों को दी जाए। दूसरा, HPV का जो इन्फेक्शन है वो 15 साल के बाद जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तब होता है। उससे पहले ही वैक्सीन लगाई जाए तो प्रिवेंशन हो सकता है इन्फेक्शन का। तो डॉक्टर सारिका, जैसे आपने HPV वायरस की बात की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो कोरोना के बाद सबको कोरोना वायरस तो समझ में आया। HPV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कोविड का जिस तरह से वायरस था वही इसी तरह का है, बट ये वायरस है सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो मेल से फीमेल्स में, और तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ज़्यादातर होता है और 90% महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में। और उनमें से भी ज़्यादातर महिलाएं उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं। जैसे कि हमको सर्दी जुकाम होता है, वैसे ही ये वायरस इन्फेक्शन सभी को हो जाता है और वो क्लियर भी हो जाता है। तो इन्फेक्शन कैंसर का रूप कब लेता है? ये जो कुछ ऐसे ह्यूमन पैपिलोमा के स्ट्रेन्स होते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा वायरस या कुछ ऐसे वायरस थे जो कोविड में भी जो ज़्यादा खतरनाक थे और जो जानलेवा होते थे। उसी तरह से ह्यूमन पैपिलोमा के कुछ स्ट्रेन्स हैं, जैसे 16, 18 और 13 और अलग प्रकार के स्ट्रेन हैं जो हाई रिस्क हैं, जो अगर इन्फेक्शन कर देते हैं तो जो सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी शुरू कर देते हैं और वो कैंसर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसमें पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो दोबारा उसमें कैंसर बनने में हमें 10-15 साल का बीच में समय मिलता है। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, हम उसको बीच में पकड़ सकते हैं। पर अगर ये इन्फेक्शन किसी को हुई है तो ये इन्फेक्शन का पता कैसे चलेगा? क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? क्या कुछ सिम्टम्स हैं? HPV का इन्फेक्शन होने के ज़्यादातर उस समय कोई सिम्टम नहीं होते, पता नहीं चलता कि उस समय थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा या कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। एसिम्प्टोमेटिक ही शुरुआत में इन्फेक्शन रहता है, इसलिए पता नहीं चलता। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके HPV DNA मतलब जैसे पानी की जांच करानी पड़ती है सर्विक्स की, तो डायग्नोसिस होती है कि इसको इस वाले HPV का इन्फेक्शन हुआ है। ये पैप स्मीयर टेस्ट कहलाता है? 2 तरह के टेस्ट हैं। एक तो HPV का जानना कि HPV है कि नहीं है और कौन सा वाला HPV है, और पैप स्मीयर होता है सेल्स को निकाल के चेक करते हैं क्या सेल्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है, क्या उनके अंदर चेंज होने शुरू हो गए हैं। और आप रेकमेंड करेंगे कि महिलाएं किसी एज ग्रुप में पैप स्मीयर हर साल जांच जरूर कराएं? जी, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि 25 वर्ष के बाद हर 3-3 साल पे उन्हें पैप स्मीयर कराना चाहिए। और अगर सक्षम है तो HPV DNA थोड़ा महंगा टेस्ट है, वो करा सकते हैं। HPV DNA अगर वो कराती हैं तो हर 5-5 साल पे भी करा सकते हैं। जी, लेकिन एक जिज्ञासा जो हमारे मन में आ रही है वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं केवल महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर की, तो उसकी वैक्सीनेशन है और अब तो सरकार ने घोषणा की है कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों में वैक्सीन को हम इनकरेज करेंगे। वैक्सीन की अगर बात करें, अब जब 9 से 14 साल की गर्ल्स जाएंगी और फिर उससे ऊपर एज ग्रुप भी वैक्सीन ले सकते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? क्या खाना खा सकते हैं उससे पहले, ना खाएं? और जैसे कोरोना की वैक्सीन तो मसल में लगती थी, ये कैसे लगती है? ये वैक्सीन भी मसल में ही लगती है और इससे खाने का कोई संबंध नहीं है। आप खाना खा के उससे कोई भी संबंध नहीं है, खाना खाएं
ना भी खाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैक्सीन लगाएंगे यहीं पे डेल्टॉइड और पे ही लगेगी। कितनी डोज लगती है? 9 से 14 साल के अंदर तो आपको एक ही डोज लगानी है और उसके बाद में आप 2 डोज 6 महीने के अंतराल पे लगानी है। जी, फीमेल्स की अगर बात करें तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तो क्या उस टाइम की पुअर हाइजीन उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है? ये देखिए, ये तो है कि सर्विक्स कैंसर के अंदर पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अगर आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं तो उन महिलाओं को ज़्यादा होता है, बट पीरियड्स के दौरान स्पेसिफिकली नहीं, बट अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपनी नहीं रख रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, वो कभी उस पर ध्यान नहीं है और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो लोग को HIV है उन लोगों के अंदर सर्विक्स कैंसर का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट कराते वक्त जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर कई सवाल होते हैं, तो उस समय आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो पेशेंट है अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहता है तो क्या क्या क्लैरिफाई करे अपने डॉक्टर से जो बेहद ज़रूरी है? ट्रीटमेंट के बारे में वो ये पूछें कि क्या मेरा ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो बेस्ट ऑप्शन क्यों है, और अगर उनको सर्जरी की हिदायत दी जा रही है तो उसके अंदर आगे जाके क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनको कैसे केयर करनी पड़ेगी, कितने दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, घर पर किस तरह की केयर की जाएगी, उनको क्या प्रिपरेशन करनी है, अगर रेडिएशन मिलने वाली है तो उसी के जो कि कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर्स, और ये भी पूछा जा सकता है कि मैं इस ट्रीटमेंट के बाद में पूरा आगे की लाइफ में मुझे किस तरह से फॉलो अप करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। सर्जरी के बाद की लाइफ क्या बिल्कुल वो नॉर्मल हो सकती है जैसे कैंसर से पहले थी? हो सकती है, सर्जरी करने के बाद भी लाइफ आपकी वैसे के वैसे हो सकती है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है और मेरे को कई लोगों की उससे बेटर भी हो जाती है। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पहले लोग अपनी ध्यान नहीं रखते हेल्थ का, और जब कुछ भी बीमारी होती है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी मेंटल हेल्थ सब चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं, उससे बेटर भी हो सकती है। बट कई बार कुछ चीज़ों में फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारे निकाले, कुछ अगर ऑर्गन निकाला गया है तो उसके फंक्शन हट जाएंगे, बट अगर आप पॉजिटिवली लें तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। मेडिकल साइंस निरंतर तरक्की कर रही है तो कैंसर शब्द सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा दोनों डॉक्टर सारिका और डॉक्टर अनूप ने कहा कि जीवन शैली आप अपनी अच्छी रखें ताकि फर्स्ट प्लेस पे कैंसर हो ही ना। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।